Hello everyone, today we are going to study history of class 6. But first we have to know that what is history. Chronological study of past is called history. पास्ट में हुई जो भी घटना है उनका टाइम वाइज अध्ययन या स्टडी करना ही हिस्ट्री कहलाता है. Now let's see the diagram division of history. Historians divided history into three parts. First, ancient history. Second, medieval history. Third, modern history. एंशियन हिस्ट्री को हम 6th क्लास में स्टडी करेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री को हम 7th क्लास में स्टडी करेंगे एंड मॉडर्न हिस्ट्री को हम 8th क्लास में स्टडी करेंगे. इन 6th क्लास वी विल स्टडी अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री ओनली दैट डील्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ हिस्ट्री टू 7th सेंचुरी. एंशियंट हिस्ट्री जब से हिस्ट्री का पीरियड स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर के 7th सेंचुरी तक की हिस्ट्री को हम एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट में स्टडी करते हैं. मिडाइवल हिस्ट्री के पार्ट में हम 8th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी तक की जितने भी इंसिडेंट्स हैं उन सब की स्टडी हम मिडाइवल हिस्ट्री में करते हैं. 17th सेंचुरी के बाद जो कुछ भी हिस्ट्री में अभी तक हो चुका है या होने वाला है उस सब को स्टडी करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में. नाउ लुक एट द इंडेक्स ऑफ योर बुक. दिस इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास 6. इन फर्स्ट टू chapters tells us about the life of early people and sources of history. In third chapter it talks about the Indus Valley civilization. Fourth chapter tells us about the Vedic period and the silent sentinels, megaliths. Fifth chapter talks about the establishment of Janpadas, Mahajanpadas and early republic. Sixth chapter talks about the development of Buddhism and Jainism in India. In seventh chapter we will study about the Mauryan Empire, Ashoka and his Dhamma. After the declination of Mauryan Empire, in 8th and 9th chapter we will study about the establishment of new kingdoms like Kushanas and Satavahanas and the important cities like Mathura and Varanasi etc. In 10th chapter we talks about the Gupta dynasty or the Gupta period. The Gupta period is also known as the golden period of India. In last chapter we will study about the art and culture work like paintings, books and structures. So come to the first chapter. Our first chapter is what, where, how and when. फर्स्ट चैप्टर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी में हमको समझ में आता है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब. क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इसलिए इस चैप्टर का जो हेडिंग दी गई है वो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं. Some of the few things we can know about the past are: what did people used to eat, why did people used to travel, where did they live in the past, when did the agriculture started in the past, how did the early people learn to grow crops, how our country got its name. इसी तरह कुछ और क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं. Now come to the second topic, that is where did people live. So many years ago, early people divided into two categories. There is term early people. What is early people? Early people means आदि मानव, जो लोग बहुत पहले रहते थे. आदि मानव की तरह जंगलों में, केव्स में जो लोग रहते थे, जो एग्रीकल्चर नहीं करते थे, जो हमारी तरह घरों में नहीं रहते थे, उनको बोला जाता है अर्ली पीपल. अर्ली पीपल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट हंटर्स, सेकंड गैदरर्स. As you can see in the diagram, hunters used to kill animals for the food. Gatherers used to collect the fruit, roots, honey and any other forest produce that could they eat. तो जो हंटर्स, जो शिकारी होते थे, वो एक कैटेगरी के लोग होते थे. दूसरी कैटेगरी के लोग होते थे गैदरर्स, जो कलेक्ट करने का काम करते थे, जंगलों में जाकर के फल फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करने का काम करते थे खाने के लिए, उनको बोला जाता था गैदरर्स. नाउ पीपल स्टार्टेड एग्रीकल्चर अराउंड 8000 ईयर्स अगो. स्टार्टिंग में लोग एग्रीकल्चर करना नहीं जानते थे, इसलिए वो हंटर्स और गैदरर्स केवल टू ही कैटेगरीज के लोग वहाँ पे मिलते थे. वहाँ पे हमें एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स नहीं मिले, वहाँ पे हर्डिंग करने वाले हर्डर्स नहीं मिले, वहाँ बिजनेसमैन नहीं मिले, क्राफ्ट पर्सन नहीं मिले अर्ली पीरियड में. लेकिन दो टाइप के लोग होते थे, हंटर्स एंड गैदरर्स. नाउ पीपल स्टार्टेड एग्रीकल्चर अराउंड 8000 ईयर्स अगो. अब आज से 8000 साल पहले लोगों ने एग्रीकल्चर करना भी स्टार्ट कर दिया. इट मीन्स अब जो हम पढ़ेंगे कि फार्मर्स भी आने लग जाएंगे उस कैटेगरी में, पीपल्स की. The first place in subcontinent where the agriculture started was the Kirthara and Suleiman hills that were situated into northern parts of India. तो फर्स्ट प्लेस
सबसे पहले जहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई उसके प्रूफ मिले हैं किरथर एंड सुलेमान हिल्स से, जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट की पहाड़ियों पे स्थापित है। द फर्स्ट क्रॉप दैट कल्टिवेटेड इन किरथर एंड सुलेमान हिल्स वर व्हीट एंड बार्ली। After the agriculture started in Kirthara Suleiman Hills, the knowledge of cultivation was spread to Garo Hills and the Vindhyas Range. अब एक बार एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया तो उसकी नॉलेज धीरे धीरे और प्लेसेस में भी फैल गई, जैसे गैरो हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पड़ता है इंडिया के, एंड विंध्यास जो इंडिया के मिडिल पार्ट्स में पड़ता है। Wheat and barley were first grown in Kirthar and Suleiman Hills, but the rice cultivation was started around the northern part of the Vindhyas. सबसे पहले व्हीट और बार्ली ग्रो हुआ किरथर एंड सुलेमान में, लेकिन राइस कहाँ पे सबसे पहले ग्रो हुआ? राइस ग्रो हुआ विंध्यास के नदन पार्ट्स में, सबसे पहले ग्रो हुआ था राइस। अगर कहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ व्हीट और बार्ली सबसे पहले कहाँ ग्रो हुआ, तो आप लोग आंसर लिखेंगे व्हीट एंड बार्ली ग्रोज फर्स्ट इन किरथर एंड सुलेमान। अगर ये क्वेश्चन आता है कि राइस सबसे पहले कहाँ उगाया गया था, तो आपका आंसर होगा नदन पार्ट ऑफ विंध्यास। Now, when people started the agriculture, they had to stop moving to take care of their crops. Thus, the settled life started. जब लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, करना शुरू कर दिया, तो आप लोगों को पता है एग्रीकल्चर में बहुत सारा काम करना पड़ता है, क्रॉप्स की देखभाल करनी पड़ती है, बोना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है। तो इसके लिए लोगों को अब एक जगह पे रुकना ज़रूरी हो गया। दे स्टॉप मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट वॉज नेसेसरी फॉर देम। दस द सेटल्ड लाइफ स्टार्टेड। As the settled life started, people also noticed the behavior of animals and tried to being friendly with non-aggressive animals. Thus the cattle rearing started. अब सेटल लाइफ स्टार्ट हो गई तो लोगों ने जानवरों के बिहेवियर को भी देखना शुरू कर दिया और फिर जो शांत जानवर थे उनके साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी, उनको पालतू बनाने शुरू कर दिया। इस तरह से जो है सेटल्ड लाइफ स्टार्ट होने के साथ ही साथ अब लोगों ने फार्मिंग के साथ साथ हर्डिंग भी स्टार्ट कर दी थी। अब लोग हंटिंग भी करते थे, गैदरिंग भी करते थे। अब इसके साथ ही साथ लोग एग्रीकल्चर और हर्डिंग भी करने लगे। फर्स्ट एनिमल दैट बिकेम फ्रेंडली टू ह्यूमंस वॉज डॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जा चुका है कि पहला जानवर जो इंसानों के साथ फ्रेंडली हुआ वो कौन सा था, तो वो था डॉग। वाई डिड पीपल स्टार्टेड कैटल रेयरिंग। अब लोगों ने कैटल रेयरिंग क्यों स्टार्ट करी? एग्रीकल्चर स्टार्ट करी, समझ में आता है कि उन्हें खाना चाहिए, लेकिन कैटल रेयरिंग क्यों स्टार्ट करी? वो क्यों किसी को दोस्त बनाएंगे? शीप प्रोवाइड्स द वूल। शीप से वूल मिलता था जिससे कि गर्म कपड़े बनाए जा सकते थे और ठंड में अपना बचाव हो सकता था। गोट प्रोवाइड्स मिल्क एंड मीट। अब गोट बकरियाँ वो मीट और मिल्क दोनों के लिए यूज़ होती थी। काव फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो काव से भी मिलते थे और काव ज़्यादा मिल्क भी प्रोवाइड करती थी, इसलिए काव की हर्डिंग शुरू हुई। ऑक्स हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर। ऑक्स जो है एग्रीकल्चर में खेतों में हल चलाने के लिए जो है आज भी बैलों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो लोगों ने हर्डिंग स्टार्ट करते थे ऑक्स इसीलिए पहले क्योंकि वो उनके एग्रीकल्चर में हेल्पफुल थे। We know the importance of water, but it became more important to humans when they started agriculture. Gradually, people know how to grow crops and started the settled life and agriculture near the rivers to fulfill their need to regular water supply throughout the year. अब धीरे धीरे लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया तो उसके लिए भी वाटर सप्लाई की ज़रूरत है, पानी पीने के लिए भी वाटर सप्लाई ज़रूरी है। तो वाटर सप्लाई इतनी इंपॉर्टेंट होने की वजह से ही जो इंसान थे उन्होंने अपनी सेटल्ड लाइफ जो एग्रीकल्चर के लिए फील्ड थे उनकी जगह के लिए उसने जो है नदियों के आसपास का जो एरिया था उसी को सेलेक्ट करा जहाँ तक वाटर सप्लाई आसानी से पहुँचाई जा सके। तो इसी तरह से ये रिवर्स के आसपास जो है सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई इंसानों की। परमानेंट सेटलमेंट्स लीड द पीपल टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेजेस वेयर पीपल स्टार्टेड एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग। अब जब परमानेंट एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद हो गया, तो लोगों की परमानेंट लाइफ स्टार्ट हो गई, परमानेंट सेटलमेंट्स स्टार्ट हो गया। अब ये परमानेंट सेटलमेंट जब हो गया, जब एक इंसान ने रुकना शुरू करा, दूसरे ने रुकना शुरू करा, बहुत सारे लोग एक जगह पर रुकना शुरू करे, तो इस तरह से धीरे धीरे विलेज डेवलप हो गए, विलेज का इस्टेब्लिशमेंट होने लगा। वेयर पीपल स्टार्टेड एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग टुगेदर, जहाँ पे लोगों ने फिर एक साथ एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया और एक साथ हर्डिंग कैटल रेयरिंग या फिर हर्डिंग भी स्टार्ट कर दी। Gradually, in thousands of years, these villages were facing changes and developed into cities with the increment of population and the non-farm work like making pots, trading, paintings, etc. Thus, the cities were developed. अब धीरे धीरे नॉन एग्रीकल्चर वर्क भी स्टार्ट हो गए, पेंटिंग वगैरह, तो इस तरह से सिटीज़ डेवलप होने लग गई। The first cities were flourished near the river Indus and its tributaries around 4700 years ago from now.
आज से 4700 साल पहले जो फर्स्ट सिटीज इस्टेब्लिश्ड हुई वो इंडस रिवर के आसपास के एरिया में हुई, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स के आसपास। स्मॉल रिवर्स दैट मर्ज इनटू अ बिग रिवर आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरी रिवर्स। तो इंडस रिवर एक बिग रिवर थी जिसके आसपास की ट्रिब्यूटरी रिवर थी, जो इस तरह से हम देख सकते हैं इसमें। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर: चेनाब, रावी, झेलम, सतलज, बियास। These 5 rivers are the tributary of Indus rivers. Cities were developed nearby the river Ganga and its tributary Son around 2500 years ago. अब गंगा रिवर और सोन रिवर, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर है सोन रिवर, इनके आसपास जो सिटीज़ डेवलप हुई वो आज से 2500 ईयर्स अगो हुई। The first cities were developed near the Indus River, but the first big kingdom Magadha was established in the south of the Ganga. पहले जो सबसे पहली सिटीज़ डेवलप हुई वो इंडस रिवर के आसपास डेवलप हुई, लेकिन जो पहला बिग किंगडम, बिग और पावरफुल किंगडम था, मगधा किंगडम के नाम से, मगध किंगडम के नाम से उसको जाना जाता है, वो इस्टेब्लिश हुआ था सदर्न पार्ट ऑफ द गंगा रिवर। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, रीजन्स एंड इफेक्ट्स ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग लोग क्यों करते थे और उससे क्या इफेक्ट हुए? People always travel one place to another place, one state to another state, even one continent to another continent. लोग एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाते रहे, बट वाई, वट आर द रीजन्स फॉर ट्रैवलिंग? कॉमन पीपल ट्रैवल फॉर देयर लिवलीहुड, अपने रोजगार के लिए, काम करने के लिए इधर उधर जाता था कॉमन पीपल। ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज पीपल हैड टू मूव, जब नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती थी, डिजास्टर हो जाते थे, भूकंप वगैरह, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। आर्मीज ट्रैवल टू कॉन्कर द अदर किंगडम्स। मर्चेंट्स ट्रैवल टू ट्रेड, मर्चेंट ने ट्रेड, व्यापार करने के लिए ट्रैवल करते थे। पीपल ट्रैवल टू एक्सप्लोर अननोन प्लेसेज, अब जो लोग थे वो अननोन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के, नई नई जगह ढूंढने के लिए भी ट्रैवल करते हैं या करते थे। रिलीजियस पीपल ट्रैवल टू स्प्रेड देयर टीचिंग्स, अब रिलीजियस पीपल्स ने अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए भी ट्रैवलिंग की। नाउ कम टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग के रीजंस क्या थे ये तो हमें पता चल गया। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स, अब उससे हुआ क्या, क्या क्या इफेक्ट हुए? पीपल लर्न न्यू काइंड्स ऑफ म्यूजिक, तो लोगों ने नए नए तरह के म्यूज़िक जानना शुरू कर दिया, एक दूसरे से मिलने लगे और दूसरे के म्यूज़िक्स को समझना शुरू कर दिया और सीखना भी शुरू कर दिया। पीपल लर्न डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड स्टाइल, एक जगह का फूड दूसरी जगह लोगों के साथ गया और इस तरह से दूसरे लोगों ने उस फूड स्टाइल को सीख लिया। पीपल लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, सेम थिंग विद द लैंग्वेज। पीपल लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट वर्क, पीपल लर्न न्यू काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स ऑल्सो। पीपल कुड अंडरस्टैंड डिफरेंट वेज ऑफ वर्शिप, लोगों दूसरी तरह के, जो दूसरे रिलीजन के लोग थे, उनके वर्शिप के क्या क्या तरीके थे, उनके कौन से भगवान थे, ये सारी जानकारी हमें ट्रैवलिंग के थ्रू मिली। क्योंकि जब एक रिलीजन को फॉलो करने वाला इंसान दूसरे रिलीजन वाले प्लेस में जाएगा तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के थॉट से इन्फ्लुएंस होंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रैवलिंग मेड आवर कल्चर वेरी रिच, अब सबसे जो बड़ा इफेक्ट ट्रैवलिंग का हुआ, उसने हमारे कल्चर को, जो इंडियन कल्चर है, बहुत ज़्यादा रिच बना दिया। बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक फॉर्म, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड स्टाइल, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट काइंड ऑफ क्राफ्ट वर्क, डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग स्टाइल्स, different kind of ways of worship in our culture, and it all made possible only from traveling। ये सब कुछ ट्रैवलिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेम ऑफ लैंड, जगह के नाम कैसे पड़े। इंडिया, तो हम अपने देश का नाम ले लेते हैं इंडिया। इंडिया का नाम कैसे पड़ा? हाउ आवर कंट्री डिड गेट इट्स नेम? वी डिड नॉट गिव द नेम इंडिया टू आवर कंट्री, देन हु? Greeks and Persians had to cross the Sindhu River to reach our country, but they could not pronounce the name Sindhu correctly. So Sindhu becomes Indus, and Sindhu, known as Indus River in English, and Indus gradually become Indo, and Indo become India. That's how our country got its name, the India. Sindhu, the Persians came to the country and they pronounced it Hindu, and Hindu became Hindus, and Hindus became Hindustan. That's how our country got its name, Hindustan. Thus, the place that relies on the east of the Indus River got its name India and Hindustan. तो इस तरह से सिंधु रिवर, जो संस्कृत नाम है नदी का, उसके ईस्टर्न पार्ट में जो लैंड है, उस लैंड को बोला जाने लगा इंडिया या फिर हिंदुस्तान। इस तरह से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। अब हमारे देश का एक और नाम है भारत। How our country get its name Bharat? Our country named Bharat after the name of a particular group that used to live in northern west part of the country.
नदर्न वेस्ट पार्ट, जो इंडिया का नदर्न वेस्ट पार्ट है, वहाँ पे पीपल्स का एक ग्रुप रहता था, उस ग्रुप के पीपल को बोला जाता था भरत। और उसी ग्रुप के नाम पर हमारी पूरी कंट्री का नाम बाद में पड़ गया भारत। दैट्स हाउ आवर कंट्री गेट इट्स नेम इंडिया एंड भारत। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अबाउट के बारे में जानकारी कैसे लें। हाउ कैन वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यस्टरडेज इंसिडेंट। हम यस्टरडे को क्या हुआ उसके बारे में जानकारी कैसे ले सकते हैं। फर्स्ट, फ्रॉम न्यूज़पेपर, फ्रॉम टेलीविज़न, फ्रॉम अदर पीपल से पूछ के, एंड फ्रॉम रेडियो ऑल्सो, एंड सो ऑन। बट हाउ कैन वी फाइंड अबाउट व्हाट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो इन द पास्ट। लेकिन अब ये कैसे पता लगेगा लाखों करोड़ों साल पहले क्या हुआ। ऑल द थिंग्स दैट टेल्स अस अबाउट द पास्ट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये हमको पता चलता है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से। नाउ व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, second, inscriptions, and third, archaeological proof. As you can see in the diagram, there are all three types are mentioned। and अब हम देखते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है। मैन्यू मीन्स हैंड इन लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज में मैन्यू का मतलब होता है हाथ। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर द हैंड रिटन बुक्स, जो बुक्स को हाथ से लिखा गया, उनको प्रिंटिंग प्रेस से नहीं छापा गया, जो केवल हैंड राइटिंग के थ्रू हुई, उनको बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन पाम लीव्स एंड बार्क ऑफ बर्च ट्री। मैन्यूस्क्रिप्ट्स ओनली, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं उनको पाम लीव्स पे लिखा जाता है या फिर बार्क ऑफ बर्च ट्री। बर्च एक तरह का ट्री है जो हिमालय में उगता है, और उससे स्पेशल तरीके से बार्क बना जाता है और उस पर फिर लिखा जाता है। Manuscripts tells us about the life of kings, religious tradition, about the medicine, science and the literature work। अभी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उसमें हमको मिलता है क्या है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मैंने आपको बताया हैंड रिटन बुक्स हैं। तो आज की बुक्स में हम क्या पढ़ते हैं, आज की बुक्स में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात पढ़ते हैं, हम लिटरेचर पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो वो सेम थिंग्स भी उस बुक्स में हमें, उस टाइप की जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उसमें भी हमें सेम थिंग ही मिलती है। उनमें हमें बताया जाता है हिस्ट्री के बारे में, अबाउट किंग्स, कौन से किंग हुए, कब हुए, उन्होंने क्या काम करे। रिलीजियस ट्रेडिशन, कि रिलीजियस ट्रेडिशन कैसे होते थे, कौन गॉड होते थे, उनकी वर्शिप कैसे होती थी, etc। अबाउट द मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में भी उस टाइम पे लोगों ने बुक्स लिखी थी, उनके बारे में जानकारी मैन्यूस्क्रिप्ट से मिल जाती है। साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी बहुत काम उस समय जो भी हुए थे, उनके बारे में भी अपने अपने काम के बारे में लोगों ने, साइंटिस्ट ने लिखा था। एंड द लिटरेचर वर्क, और लिटरेचर वर्क के बारे में भी उस टाइम की बुक्स में लिखा जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन संस्कृत, पाली एंड तमिल लैंग्वेज। अब इनकी लैंग्वेज क्या होती थी, क्या लिखा जाता था वो हमें पता है, किसे बोलते थे वो भी हमें पता है। अब उसमें जो लिखा जाता था वो कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता था, तो वो थी संस्कृत, पाली एंड तमिल। याद रखना, मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिटन ऑन संस्कृत, पाली एंड तमिल। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हमारा सेकेंड पार्ट है इंस्क्रिप्शंस। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें पता है हैंड रिटन बुक्स हैं। अब इंस्क्रिप्शंस क्या। इंस्क्रिप्शन आर कार्व्ड राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस लाइक मेटल और स्टोन। मेटल और स्टोन पे कार्व राइटिंग, अंदर की तरफ जो खुदा हुआ होता है, उस राइटिंग को बोला जाता है इंस्क्रिप्शन। जैसे आप लोगों ने घरों के बाहर नेम प्लेट्स देखी होंगी, उसमें लिखा नहीं ज़्यादा गया होता है, उसमें जो है खुदाई करी होती है, खुदाई करके उसमें नाम लिखा होता है जिसका भी वो घर होता है। तो इस तरह की जो प्लेट्स होती हैं, हार्ड मेटल होते हैं जिसमें ऐसा लिखा कार्विंग की जाती है इनसाइड, उसको बोला जाता है इंस्क्रिप्शंस। अब मैन्यूस्क्रिप्ट में हमको पता है किस बारे में जानकारी मिलती है। मैन्यूस्क्रिप्ट में बुक्स हैं, तो बुक्स से हमें जो भी जानकारी मिलती है, लिटरेचर की, साइंस की, मेडिसिन की, वो जानकारी मिलती है। लेकिन इंस्क्रिप्शन से हमें क्या जानकारी मिलती है। इट टेल्स अस अबाउट द विक्ट्रीज एंड द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर्स। इंस्क्रिप्शन वर स्पेशली मेड बाय द रूलर्स। ये केवल रूलर्स ही बनवाते थे, और इनमें वो क्या बनवाते थे, अपनी विक्ट्रीज के बारे में बताते थे कि उन्होंने कहाँ पे लड़ाई लड़ी, कब लड़ाई लड़ी, कौन सी लड़ाई लड़ी और उसको कैसे जीता। उसके अलावा अपने ऑर्डर्स, जो भी ऑर्डर्स उनको अपनी प्रजा को देने होते थे, पीपल्स को देने होते थे, वो उन लोगों को ऑर्डर, जैसे आज के टाइम में अगर गवर्नमेंट हमको ऑर्डर देगी, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे टीवी में आकर के हमको ऑर्डर दिए कि बंद हो, अब सब कुछ बंद हो गया। उसी तरह से उस समय पीपल्स तक या कॉमन पीपल तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, ऑर्डर डायरेक्ट पहुंचाने के लिए, जो किंग्स और क्वींस वगैरह होते थे, वो लोग अपने ऑर्डर को इंस्क्राइब करा के हर जगह पर लगवा देते थे ताकि लोग उसे पढ़ सकें और ऑर्डर को समझ सकें। Archaeological proofs. It is the third part of history. Sources of history. Sorry. Coins, sculptures, paintings, building remains, bones, etc. तो कॉइन्स जो हमें मिलते हैं वो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ होते हैं।
स्कल्पचर्स आर्कियोलॉजिकल प्रूफ होते हैं, पेंटिंग्स आर्कियोलॉजिकल प्रूफ हैं, बिल्डिंग्स आर्कियोलॉजिकल प्रूफ हैं जिनको हम पढ़ नहीं सकते, जिनको हम बस समझ सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की हिस्ट्री कौन कौन से सोर्स हैं। उसके बाद देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट। हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट में डिफरेंस। इसी इसी डिफरेंस को पढ़ के हमें ये भी पता चल जाएगा कि हिस्टोरियंस कौन होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। To get the correct information about the history, both archaeologists and historians study the past and they always try to recreate the past together so that we could get reliable information about the previous era. Historians और archaeologists दोनों ही हिस्ट्री पास्ट की स्टडी करते हैं और हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें पास्ट पीरियड में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सके। Historians study the past with the help of written content, for example manuscripts एंड इंस्क्रिप्शंस। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो अपनी स्टडी के लिए डिपेंड करते हैं रिटर्न कंटेंट्स पे। जो लोग रिटर्न कंटेंट्स को स्टडी करके हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं उन्हें बोला जाता है हिस्टोरियंस। वो लोग क्या है रिटर्न कंटेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन बुक्स हैं वो, और इंस्क्रिप्शंस क्योंकि उनमें लिखा हुआ मिलता है। उसके अलावा देखिए आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द पास्ट विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिकल प्रूफ लाइक कॉइन्स एंड बिल्डिंग्स रिमेन ईटीसी। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं पास्ट को, आर्कियोलॉजिस्ट भी पास्ट को स्टडी करते हैं लेकिन वो रिटर्न कंटेंट पे डिपेंड नहीं होते हैं। उनकी डिपेंडेंसी होती है आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स पे लाइक कॉइन, पेंटिंग्स, बिल्डिंग रिमेन्स, बोन। इन चीज़ों की स्टडी करने वालों को बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। समटाइम्स दे डिग अंडर अ लैंड टू फाइंड आउट दीज आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। कभी कभी ये आर्कियोलॉजिस्ट ज़मीन में जो है अंडर डिग करते हैं जिससे कि वहाँ कुछ पुरानी चीज़ें मिल सकें उनको। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा वहाँ पे लोग गाँव में या बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए वहाँ पे डिग करा जाता है। वहाँ से पॉट्स मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो पास्ट से बिलोंग करती हैं और फिर उनकी स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। उसके बाद वो इस इंफॉर्मेशन को पहुँचाते हैं हिस्टोरियंस को, फिर हिस्टोरियंस उसकी स्टडी करके दोनों मिल करके पास्ट को रिक्रिएट करते हैं और फिर हमें बताते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। Now past one or many. Now come and check your book's name. The book's name is Our Past First. PASTS। यहाँ पे S लगा, इसका मतलब है प्लूरल। प्लूरल कहाँ पे आता है, मतलब बहुत सारे। आवर पास्ट, अब हमारे पास्ट एक या बहुत सारे। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि पास्ट अलग अलग लोगों के अलग अलग रहे। फॉर एग्जाम्पल पास्ट ऑफ रूलर्स आर डिफरेंट। जो रूलर्स का पास्ट है वो अलग पास्ट है। पास्ट ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स के लिए पास्ट अलग होगा। पास्ट ऑफ ट्रेडर्स, ट्रेडर्स का पास्ट अलग होगा। मतलब उस टाइम पर रूलर्स भी हुआ करते थे, फार्मर्स भी, ट्रेडर्स भी, हंटर गैदरर्स भी, स्लेव्स भी, क्राफ्ट पर्सन भी, पेंटर्स भी, वर्कर्स भी। इन पास्ट में सभी लोग हुआ करते थे। तो इन सभी लोगों ने तो पास्ट एक जैसा नहीं होगा इन सब के लिए। रूलर्स के लिए अलग पास्ट होगा, रूलर्स महलों में रहते थे, फार्मर्स कच्चे घरों में रहते थे, ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते थे, रूलर्स फाइट करते थे, फार्मर्स एग्रीकल्चर करते थे, हंटर गैदरर हंटिंग और गैदरिंग करते थे, स्लेव्स गुलामी करते थे, क्राफ्ट पर्सन अपना काम करते थे। पास्ट ऑफ पेंटर्स, पेंटर्स पेंटिंग करते थे, एंड वर्कर्स कोई भी वर्क करते होंगे, लेबर वर्क करते होंगे। तो ये सब अलग अलग तरह से पास्ट में जिए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि पास्ट आर इज़ नॉट वन, देयर आर सो मैनी पास्ट अकॉर्डिंग टू द पीपल। जिस तरह से वहाँ लोग रहते थे, बहुत तरह के लोग रहते थे, तो उनके पास्ट भी अलग अलग रहे होंगे। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स का मतलब क्या, ये डेट्स कब से शुरू हुई। डेट से हमारा मतलब है ईयर। हमने ईयर को काउंट करना कब शुरू करा। अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, 0 ईयर बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो जीसस क्राइस्ट जिस साल में पैदा हुए उस साल को बोला गया 0 ईयर्स। यहाँ पे चार्ट टाइप का भी बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। BCE मीन्स होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा मतलब जब जीसस क्राइस्ट पैदा नहीं हुए थे, ये तब की बात है। उनके पैदा होने से पहले की बात BCE। इसी को हम बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं और इसी को हम बिफोर प्रेजेंट भी कहते हैं, BP। CE मीन्स होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद का जो भी टाइम हम काउंट करते हैं वो कॉमन एरा में आता है। एनो डोमिनी AD की फुल फॉर्म है। एनो डोमिनी मीन्स भी यही होता है कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद का जो टाइम है उसको हम एनो डोमिनी, उसके लिए हम AD लिखते हैं, CE लिखते हैं। और जीसस क्राइस्ट के पहले की जो भी घटनाएं हो चुकी होती हैं उनके लिए हम BCE या BC लिखा जाता है।
अब इस चार्ट में आप देख सकते हैं, दिस साइड इज the left side is known as BC or BC because it is comes before the incidents took place in time because before the birth of Jesus Christ. जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले इंसिडेंट जो भी हो गए हैं उनके उन इंसिडेंट्स के ईयर के आगे हम BC लिखते हैं, जैसे 500 ईयर्स अगो नहीं लिखेंगे, BC 500. So it would be enough for today. Thank you very much and subscribe the channel for the further lectures.